गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो भी लोग क्लास में अभी जुड़ रहे हैं सबको गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? दूसरी बात कि अभी आवाज़ आ रही है क्या कोई ठक ठक की? एक्चुअली काम चल रहा है थोड़ा ऊपर, इस चक्कर में डिस्टरबेंस हो रहा है हम लोगों को। तो अगर कोई डिस्टरबेंसेस आ रही हों तो एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा। कोशिश करेंगे कि क्लास प्रॉपर ही चले। काफ़ी देर से वेट कर रहा था कि थोड़ा कम हो जाए उसके बाद हम लोग क्लास शुरू करें, लेकिन फिर मुझे लगा कि अब आप लोग भी बोलेंगे कि लेट करने की सीमा हद को पार कर गए हैं ये, और इसलिए मुझे फिर क्लास लेना ही पड़ेगा। लेट करने की सीमा। चलो तो सबसे पहले आज के लेक्चर की कोडिंग करते हैं, क्योंकि ऊपर काम चल रहा है। पहले ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिसके कारण आवाज़ वगैरह आ रही है, और वो आवाज़ शायद माइक पकड़ रहा होगा, तो उससे आप लोग ज़्यादा व्यथित ना हो। मेरी आवाज़ तो उससे बेहतर आएगी ही। और YouTube पर मैं आज लाइव करने वाला क्लास इस था, लेकिन सोचा कि ऐसे स्थिति में अगर ठक ठक की आवाज़ आएगी ठीक नहीं लगेगा। चलिए, तो आज के क्लास का हम सबसे पहले कोडिंग कर लेते हैं, जो भी क्लास देख रहे हैं अभी। बाकी तो फिर रिकॉर्डेड में जिनको देखना है वो देखेंगे ही। MPPSC मेंस का बैच है ये। पेपर 3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इकाई 1 है भौतिक विज्ञान, और आज का लेक्चर है लेक्चर 1015, मतलब 15वां लेक्चर है। 15वां मतलब केवल 15 लेक्चर क्रमबद्ध 1 2 3 नहीं हुए हैं, बल्कि आपको पता है कि कई लेक्चर्स का ABCD इस तरीके से चला है। शुभम राय जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? तो आज का लेक्चर इस क्रम में हमारा 15वां लेक्चर है, और टॉपिक आज का है, हम लोग नए सिलेबस में या नए चैप्टर में एंट्री मार चुके हैं, और आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश, लाइट। और जो सिलेबस में लिखा है वही बात पहले मैं यहाँ पे लिखा हूँ, फिर मैं अभी आपको बताऊँगा कि छुपा हुआ सिलेबस क्या है। अक्सर हमको हिडन सिलेबस के बारे में आइडिया नहीं रहता, वो भी हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह हो जाता है, और इसलिए हम हिडन सिलेबस की भी बात करेंगे कि छुपा हुआ सिलेबस क्या है। हमको एग्जैक्ट जो बातें सिलेबस में लिखी हैं, क्या एकदम वही की वही बातें पढ़ लेनी है, या फिर उसमें कुछ और भी चीज़ें जुड़ेंगी? क्या हमें लकीर का फ़कीर बन जाना है, या फिर बातों को समझना है कि वो हमसे क्या कहना चाहता है? हर बात तो सिलेबस में लिख के बोलेगा नहीं, और इसकी तुलना हम करेंगे पुराने पेपर्स को देखकर कि कैसे हमको पढ़ना चाहिए। तो नया सिलेबस, पुराने सिलेबस में केवल बोलता था प्रकाश, पुराने सिलेबस में केवल बोलता था प्रकाश, और जो नया सिलेबस है उस नए सिलेबस में इसने बोला है यहाँ पर प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण एवं लेंस, प्रतिबिंब निर्माण के नियम। तो यही बात मैंने यहाँ पे एकदम ज्यों का त्यों लिख दिया है। और वो क्या है, देखिए, प्रकाश तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो गया। प्रकाश के अंदर परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण व लेंस, प्रतिबिंब निर्माण के नियम। तो जो सिलेबस में बातें लिखी हैं वो बातें तो मैंने यहाँ लिख दिया कि सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, और सिलेबस में आपको कंटिन्यूअस इतने बार दिखा चुका हूँ, हर लेक्चर में दिखाता हूँ मैं, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से बात समझ में आ सके और सिलेबस याद हो जाए कि सिलेबस का मतलब क्या है। कुछ कमेंट आया है, पहले थोड़ा कमेंट देख लिया जाए कि क्या कहना चाहते हैं आप लोग। बढ़िया हूँ सर जी, आप कैसे हैं? मैं आपको कैसा दिखाई दे रहा हूँ बताइए आप तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आपको बताना पड़ा कि आप बढ़िया हैं लेकिन मैं आपको कैसा दिखाई दे रहा हूँ ये मुझे आप बताएं। मैं नहीं बताऊंगा कि मैं कैसा हूँ, आप ही मुझे बताएं कि मैं कैसा दिखाई दे रहा हूँ फिर मैं बताऊंगा मैं कैसा हूँ। चलिए, तो ये तो हो गया सिलेबस की बात कि सिलेबस में क्या है।
अब ये सिलेबस मैंने यहाँ दिखा दिया। अब थोड़ी हम बात करेंगे कि पढ़ना हमें क्या है। अब हम थोड़ा यहाँ बात करेंगे कि हमें कैसे पढ़ना है, हमारा अप्रोच क्या रहेगा। हमारा अप्रोच क्या रहेगा इसमें, ये हम देखते हैं। कुछ भी लिखें आप लोग तो भोंपू बजा दें जिससे कि मैं देख पाऊँ, अदरवाइज देख नहीं पाऊँगा मैं। तो आप जो भी लिखें एक बार भोंपू बजा दें, नहीं तो मेरा फिर जो डायरेक्शन देखने का कैमरे से हट के स्क्रीन पे चला जाता है, क्योंकि मोबाइल बार बार तो हाथ में रख नहीं सकते हैं। अच्छे दिख रहे हैं, हाँ तो फिर अच्छा ही हूँ। अगर अच्छा दिख रहा हूँ तो 100% अच्छा ही फिर हूँ। चलिए, तो कुछ भी लिखें तो आप भोंपू बज रहा है कि नहीं बज रहा है, एक बार थोड़ा बजा के देखो। एक बार भोंपू को बजा के देखो कि बज भी रहा है या नहीं बज रहा है। बजाओ बजाओ। एक तो ये जब से इसमें अपडेट किए हैं थोड़ा डिले होने लगा है। ठीक है, बज तो रहा है। हाँ, तो जब भी आप कुछ लिखें आप लोग भोंपू बजा दिया करें, मैं देख लूँगा। टॉपिक पे आते हैं, हमारा अप्रोच क्या रहेगा। पहला सिलेबस जो जब भी कोई चैप्टर हम शुरू करते हैं तो पहले हमारा अप्रोच यही रहता है कि हम समझें कि हम कैसे पढ़ेंगे। हमारा अप्रोच क्या रहेगा इसको पढ़ने का, हम किस तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो थोड़ा इसके अप्रोच को बनाने के लिए हम चलते हैं अपने सिलेबस में। और सिलेबस में देखिए क्या बोला है, चुंबक। मैं ज़्यादा पुराना नहीं, जो नए सिलेबस से अभी एक मेंस हुआ है उसकी सिर्फ बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो नए सिलेबस से ये देखिए सिलेबस लिखा है चुंबक, नहीं भी वैसे तो एप्लीकेशन में क्लियर दिखाई दे रहा है, बट फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप एक्चुअली होता क्या है कि आप लोग अपने मोबाइल को हमेशा फुल स्क्रीन पर रखा करिए, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर उसको शॉर्ट स्क्रीन पर रखोगे तब दिक्कत होगी। एप्लीकेशन तो ऑलरेडी मुझे लगता है कि फुल स्क्रीन ही आपको ओपन करता है, तो फुल स्क्रीन पर रहेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। चुंबक क्लियर दिखाई दे रहा है क्या, पहले क्लियर करो बोर्ड पर। ये जो सिलेबस का मैंने कटिंग यहाँ पे लगाया हुआ है ये क्लियर दिखाई दे रहा है। भोंपू बजाएं, लिखे नहीं तब भी समझ में आ जाएगा। दिखाई दे रहा है तो भोंपू बजाओ, नहीं दिखाई दे रहा है तो नहीं लिखो, जल्दी। इतना समय ठीक है, मैं सोचा कि नहीं लिख रहे हो या कुछ। चलो, तो परावर्तन चुंबक गुण कृत्रिम चुंबक का निर्माण एवं उपयोग। अब देखो यहां से उसने क्या पूछा था क्वेश्चन 11 नंबर में। यहां से 11 नंबर में क्वेश्चन उसने पूछा था कि अणुचुंबकीय, पढ़ेंगे तो देखेंगे, बाकी मैंने पीछे आपको थोड़ा बहुत इसका कई चैप्टरों में हिंट भी दे दिया है। अणुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ में अंतर लिखो, और लौह चुंबकीय पदार्थ में अंतर लिखो। तो फिर जो लोग लकीर के फकीर बन रहे हैं, जो लोग ये मान लिए हैं कि जो लिखा है बस वही पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, नहीं तो समय खराब होगा, क्योंकि हमारा समय बहुत कीमती है। उस समय का प्रयोग हमको फेसबुक पर करना है, उस समय का प्रयोग हमको इंस्टा पर मीम्स देखना है, शॉर्ट्स देखने हैं, यूट्यूब पर मूवीज देखनी है, वेब सीरीज देखनी है, क्योंकि समय बहुत कीमती है। समय का प्रयोग हमें ढंग से करना है, क्यों समय का बर्बादी करें हम। इसलिए जो शब्द यहाँ लिखा है बस उस शब्द के बारे में ही पढ़ लेंगे। तो लोग पेपर में जाकर फिर सरप्राइज हो जाते हैं। पेपर में जाते हैं और फिर उनको लगता है कि ये क्या नई नई बातें आ रही हैं, ये किस दुनिया में आ गए हैं, कहीं मंगल पे तो नहीं है, कहीं हम बुध पर तो नहीं आ गए हैं, या फिर अगर हम पृथ्वी पर ही हैं तो बनाने वाले पेपर कहीं मंगल से तो नहीं आ गए थे, कहीं बुध से तो नहीं आ गए थे। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। दिक्कत ये थी कि आपका समय कीमती था और उस समय का प्रयोग आप लोगों ने बहुत ढंग से किया, इसलिए तकलीफ हो गई। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पुराने इतिहास होता ही इसीलिए है कि इतिहास पीछे की बातें हमको सिखाती हैं कि आगे हमें क्या करना है। और इसलिए ये अणुचुंबकी, प्रतिचुंबकी, लौह चुंबकी पदार्थ, इसमें देख रहे हो यहां तक कि ये भी नहीं बोला है वो कि चुंबकीय गुणों के आधार पर वस्तुओं के प्रकार। अगर ये भी बोला होता तो मैं एक बार मान लेता कि चलो ठीक है। इसने ऐसा कहीं नहीं बोला है कि चुंबकीय गुणों के आधार पर, ऐसा कहीं सिलेबस में नहीं लिखा है, क्योंकि वो जानता है कि हर बात नहीं लिख सकते हैं ना।
मम्मी पापा अगर आपको कभी डांटते हैं, बाहर कहीं हम खेल रहे हैं तो मम्मी पापा दूर से बोलते हैं अरे घर चलो। घर चलो मतलब ऐसा नहीं कि घर आके टीवी देखने लगो। मम्मी पापा के बोलने का मतलब रहता है कि घर चल के कम से कम खाना पीना खाओ और पढ़ाई लिखाई करो। ये नहीं बोलते हैं मम्मी पापा कि घर पे कहीं दूर से बोल दिए, दूर से देख लिया आपको, बोल दिया अरे जल्दी घर पे जा, चल घर पे जाओ, जल्दी भागो यहाँ से, घर जाओ घर जाओ। तो घर जाओ मतलब ऐसा नहीं कि घर जाके आराम से लेट जाओ, तकिया लगा के सो जाओ और टीवी देखने लगो रिमोट लेकर। ये नहीं बोलते हैं, उनका अप्रोच ये नहीं रहता है कहने का। उनका कहने का मतलब रहता है कि भैया घर जाके, घर जाओगे तो बैठोगे, खाना पीना खाओगे, पढ़ाई लिखाई करोगे, इसलिए घर जाने की बात करते हैं। अब इतनी बात वो नहीं बोलते हैं कि घर जाओ, जाके खाना खाओ, पढ़ाई करो, इतनी बातें नहीं बोलकर वो बोल देते हैं घर जाओ। वैसे ही अब यहां सिलेबस उसने लिखा है तो उसने ये मान लिया है कि हमने प्रकाश बोल दिया है और प्रकाश की कुछ मोटी मोटी बातें बोल दिया है, चुंबक बोल दिया है, चुंबक की कुछ मोटी मोटी बातें हमने बोल दिया है, तो पढ़ने वाला लगभग इसकी बेसिक नॉलेज तो ले ही लेगा। और हमें बेसिक नॉलेज ही लेना है, हमको कोई IIT JEE नीट की तैयारी तो करनी नहीं है। हमको तो एक सामान्य अध्ययन के स्तर की ही पढ़ाई करनी है। और जब सामान्य अध्ययन के स्तर की ही पढ़ाई करनी है, इसका मतलब यह है कि हमको जो सिलेबस में दिया है उसको बेसिक स्तर पर समझ उसकी हम पैदा कर लें अपने अंदर। और यही किसी भी एग्जाम का अप्रोच रहता है सिलेबस देने के पीछे। सिलेबस में एक एक पॉइंट लिखना तो बड़ा मुश्किल काम है ना। UPSC के सिलेबस में हम चले जाएं, मॉडर्न हिस्ट्री में केवल उसने बोलता है कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम। तो क्या भारत का स्वतंत्रता संग्राम की परिभाषा केवल पढ़ लें? जनजातियों का विद्रोह नहीं पढ़ते, उसमें बाकी चीजें नहीं पढ़ते, बहुत कुछ चीजें पढ़ते हैं। इतनी बड़ी चीज को एक लाइन में लिख दिया है। तो सिलेबस को समझना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मैं आप लोगों को हर लेक्चर में जब नया टॉपिक शुरू होता है तो सिलेबस पे बात करता हूं कि पहले सिलेबस को समझ लो कि क्या है। वायुमंडलीय दबाव एवं कार्य में कितनी भूगोल की बातें आई, 2 लेक्चर लगे, दोनों लेक्चर लगभग 1-2 घंटे का, 1-1.5 घंटे का हुआ, 3.5-4 घंटे की क्लास हुई। और उसके बाद भी भूगोल वाले बहुत सी कुछ ऐसी चीजें जो मैं आपको होमवर्क दिया कि इसको पढ़ लेना, संभवतः एग्जाम में आ जाए। तो सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। जिससे आशिकी कर रहे हैं, अगर उसके बारे में हम न जाने तो हमारी आशिकी सफल हो ही नहीं पाएगी। और फिर गाना गाते रहेंगे बॉलीवुड का कि दुआ है मेरी रब से तुझे आशिकों में सबसे, वो कभी आएगी नहीं उसको पसंद तकलीफ आ जाएगी। इसलिए आपको थोड़ा सा अप्रोच अपना ठीक करना है जिससे कि आगामी परीक्षाओं में आपको तकलीफ ना हो। तो ये मैं आपको एक अप्रोच दिया कि ये अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी, लौह चुंबकी पदार्थ, इवन ऐसा उसने नहीं बोला था कि चुंबकीय गुणों के आधार पर। अगर सिलेबस में ये बात बोला होता कि चुंबकीय गुणों के आधार पर, चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों के प्रकार, पदार्थों के प्रकार, ऐसा तो उसने बोला नहीं है। लेकिन आप बोलेंगे सर फिर ये आया क्यों, क्या कारण था? इसके आने का कारण ये था कि उसने बोला है कि कृत्रिम चुंबक का निर्माण। तो कृत्रिम चुंबक का निर्माण करोगे तो चुंबकीय पदार्थ से ही कृत्रिम चुंबक का निर्माण कर पाओगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ से, इवन अनुचुंबकीय पदार्थों से भी आप कृत्रिम चुंबकीय पदार्थ का निर्माण करना आपके लिए बहुत मुश्किल काम है, नहीं कर पाएंगे आप लौह चुंबकीय पदार्थों से ही कृत्रिम चुंबक का निर्माण कर सकेंगे। और कृत्रिम चुंबक का ही प्रयोग आज विभिन्न सेक्टर में हो रहा है। प्राकृतिक चुंबक का आप अपने हिसाब से उसकी चुंबकत्व को कम ज्यादा नहीं कर सकते, उसके पोल को नहीं बदल सकते। जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे क्रम में अभी चुंबक आया नहीं है। जब मेरे क्रम में चुंबक आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा। तो सिलेबस को आपको पकड़ देनी है। कोई आपसे अगर पूछेगा कि ये क्यों आया था, तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। अगर सिलेबस में ये बात लिखा होता तो हम बोलते कि हाँ इसके अनुसार आ गया, लेकिन ये बात नहीं लिखा है, उसके बाद भी ये आया है। मतलब ये छिपा हुआ था। किस में छिपा हुआ था? तो कृत्रिम चुंबक के निर्माण में छिपा हुआ था कि कृत्रिम चुंबक का निर्माण लौह चुंबकीय पदार्थों के माध्यम से किया जाता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ से करना पॉसिबल ही नहीं है, सोच ही नहीं सकते हैं। और इसलिए यहां पर यह बात छिपी हुई थी। हम नॉर्मल इसके बारे में पढ़ लिए कि ऐसे ऐसे निर्माण किया जाता है, हो गया काम। लेकिन इसके अंदर की बातों को झांकने का प्रयास नहीं किए। और 11 नंबर का हमारा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया कि 11 नंबर का क्वेश्चन आया था और 11 नंबर छोड़कर आ गए। 1 नंबर जहां सब कुछ डिसाइड कर देता है कि 1 नंबर आपको कहां से कहां लेके चला जाएगा, जहां 11 नंबर आपको या तो तुक्का लगा के अपने मन से कुछ भी लिख के आना पड़ा होगा या तो छोड़ के आना पड़ा होगा। तो इसलिए इस टाइप का अप्रोच लगाकर पढ़ाई में नहीं करनी है।
पूरा एमपीपीएससी का सिलेबस 12 से 14 महीने में 100% हो जाएगा अगर आप ढंग से करते हैं तो। और उस प्रिपरेशन के बाद आपको किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको अपडेट करने का तरीका भी मिल जाएगा कि अपडेट कैसे करना है, और एक अप्रोच मिल जाएगा हमें पढ़ना कैसे है। हमें मोटी किताबें लेकर यहाँ दबा कर घूमने की जरूरत नहीं है कि मोटी किताबें दबा के घूम रहे हैं, लोग बोलेंगे बड़ा पढ़ने वाला है। उससे क्या फर्क पड़ता है, एग्जाम निकलना महत्वपूर्ण है। यहाँ मोटी किताब दबा कर घूमने से मतलब नहीं है कि एक बैग ले लिया, बैग में 10-12 किताबें हैं, 2-4 नोट्स हैं, 2 मोटी मोटी किताबें यहाँ दबा के ऐसे चले जा रहे हैं चुपचाप ऐसे ऐसे। अब लोग देखने वाले जले जा रहे हैं कि अरे इतना पढ़ता है ये, क्या मतलब। कुछ दिन जलेंगे, उसके बाद तो हंसी के पात्र ही हम बन जाएंगे ना। हमें अप्रोच ठीक करना है, बेसिक चीजें ही पढ़नी है, बेसिक चीजें ही एग्जाम में आनी है। चलो इतनी बात अगर समझ में आ गई तो हम अब बात करते हैं कि हमारा अप्रोच क्या रहेगा। क्योंकि पहले एक्चुअली क्या है कि जब वातावरण हमारा एक विशेष प्रकार का बन गया रहे तो सच बातों को भी, अच्छी बातों को भी बताने के लिए प्रमाण लेने पड़ते हैं, प्रमाण देखने पड़ते हैं, बताने पड़ते हैं कि हाँ इसको क्यों आपको समझनी है ये बातें। और क्योंकि माहौल इस तरीके का बन गया है तो उस माहौल में हमको छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आपको जागरूक बनाना है, जागृत आपको करना है कि आप चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को पकड़ें और जो काम की चीज़ें नहीं हैं उसको छोड़ें। और नहीं तो फिर कंटिन्यूअस ये दुष्चक्र चलता ही रहेगा और कुछ होना जाना है नहीं। तो अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है। सॉरी, एक मिनट भाई, ये मुझे फिर से इसको एक बार सेव करना पड़ेगा और उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। इसका नाम क्योंकि जल्दबाजी में साइड हो गया। इतनी बात क्लियर है, थोड़ा भोपू बजाओ, बात समझ भी रहे हो तो। ऐसे लग रहा है कि एकदम माता का भंडारा खाने आए हुए हो, एकदम शांति से बैठे हुए हो। इतनी शांति तो फिर ऑफलाइन क्लास में भी नहीं रहती है जितनी शांति तुम लोग। खैर थोड़ा बहुत तो चिल किया करो यार क्लास में बोलते हो ना चिल करना, थोड़ा चिल तो किया ही करो चिल नहीं चुल चिल मत करो, थोड़ा चुल किया करो, जो समझ में आए कि हाँ जाग रहे हो क्लास में। चलो तो अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारा अप्रोच क्या रहेगा। तो हमारा अप्रोच सबसे पहले ये रहेगा कि हम जानेंगे कि प्रकाश क्या है। ये मेरे साथ कॉपी में लिख सकते हो आप लोग कि रूपरेखा हमारे क्लास की क्या रहेगी, कैसे हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश क्या है अभी समझेंगे, पहले एक बार आइडिया बना लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। प्रकाश क्या है, प्रकाश पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे क्या, प्रकाश का अध्ययन। आखिर में प्रकाश का अध्ययन हम करते कहाँ हैं। जैसे हमने पढ़ा कि गति एवं बल का जो अध्ययन कर रहे थे, गति बल एवं गति और बल के बीच के संबंधों का अध्ययन हम कर रहे थे किसमें, यांत्रिकी में, मैकेनिक्स में। तो वैसे ही प्रकाश का अध्ययन अगर हम करेंगे तो प्रकाश का अध्ययन कहाँ किया जाता है ये हम देखेंगे। उसके बाद अप्रोच में हमारे यहाँ पर बल्कि एक चीज और आ जाएगी कि प्रकाश क्या है। दूसरी चीज हम बल देखेंगे प्रकाश के गुण क्या हैं। पहले हम यही देख लेंगे कि प्रकाश के गुण क्या हैं, और गुण के बाद एक बात हम समझेंगे कि प्रकाश का गुण अगर है तो इन गुणों की व्याख्या करने के लिए प्रकाश की प्रकृति ली गई है। प्रकाश को माना गया है कि प्रकाश कैसा है, तो प्रकाश की प्रकृति हम देखेंगे। और यहाँ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है, ऐसा माना गया है कि प्रकाश की 2 प्रकृति होती है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट होता है। प्रकाश को कहीं कहीं तरंग माना जाता है। हम देखेंगे कि तरंग क्या और किसने बताया, ये हाइगन ने बताया, न्यूटन ने कणिका भी बताया। बट तरंग और किरण मानकर इसका अध्ययन किया जाता है। तरंग किरण डुअल नेचर लिया जाता है। कई बार इसी को कण के रूप में मान लेते हैं कि कण के रूप में कण प्रकृति इसकी है और दूसरी क्या है, तरंग प्रकृति है। तो ये बात मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा क्या है, प्रकाश क्या है, गुण, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश का अध्ययन। और जब प्रकाश का अध्ययन की बात हो जाएगी तो प्रकाश का अध्ययन जैसे करोगे तो यहाँ हम देखेंगे प्रकाश का अध्ययन
विज्ञान की जिस शाखा में या भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, बेस तो पहले बना लो। एक बार आपका माइंड क्लियर कट हो जाए कि हमको क्या पढ़ना है चैप्टर में, और जब ये आपको आइडिया रहेगा चैप्टर में क्या पढ़ना है, इसलिए जो किसी भी चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर को एज अ माहौल ट्रीट किया जाता है। अक्सर नाम ही रख दिए हैं बच्चे की माहौल वाला चैप्टर आज है। माहौल इसलिए क्योंकि माहौल जब बन जाएगा तो उस माहौल में जीना आसान रहेगा आपके लिए, और माहौल में नहीं जियोगे तो फिर तकलीफ होनी है। तो प्रकाश की प्रकृति, तरंग और किरण, तो वैसे ही भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में इसका अध्ययन करेंगे, भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में, जिस ब्रांच में इसका हम अध्ययन करेंगे, तो उस ब्रांच को हम नाम देते हैं ऑप्टिक्स। क्या नाम देते हैं? ऑप्टिक्स, जिसको हम बोलते हैं प्रकाशिकी, जिसको हम बोलते हैं प्रकाशिकी, प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। अब बात आती है ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स दो टाइप का एक हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि दो प्रकृति है तो दो प्रकार की प्रकाशिकी होगी, दो प्रकार के ऑप्टिक्स होंगे। तो ऑप्टिक्स में क्या बन जाएगा? एक हो जाएगा तरंग प्रकाशिकी, एक हो जाएगा तरंग प्रकाशिकी। अभी हम देखेंगे, इन सबको मैं बोल के आपको लिखवाऊंगा, अभी टेंशन नहीं लेना है, पहले दिमाग को जगाना है, खोलना है। जो सोया हुआ है बहुत लंबे समय से उसको जगाना है। हो सके तो एक थप्पड़ मार के जगा लेना है कि जाग नलायक, अब तक क्या कर रहा था? आज तक इस खोपड़ी में केवल चुपचाप सोया हुआ था, जाग, देख कैसे क्या करना है। जब ये जाग जाएगा तो बात बनेगी। तो तरंग प्रकाशिकी, जिसको हम बोलेंगे क्या? वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। और दूसरा हम इसको बोलेंगे क्या? किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी दूसरा ब्रांच रहेगा। अभी सब समझाऊंगा कि ये क्या होता है, तो एक बेस बना रहा हूं मैं आपको कि कैसे पढ़ना है। किरण प्रकाशिकी, जिसको हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, जिसको हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। तो ये बात हम बेसिक बना रहे हैं एक हम, कि प्रकाश क्या है, इसका गुण क्या है, प्रकाश की प्रकृति क्या है। प्रकाश की गुणों की व्याख्या करने के लिए ध्यान रख लेना कि प्रकाश के गुणों की व्याख्या करने के लिए ही हमको क्या करना पड़ा? प्रकाश की प्रकृति देखनी पड़ी। क्योंकि केवल तरंग मानते थे तब भी सारे गुण की व्याख्या नहीं हो पाती थी, केवल किरण मानते थे तब भी सारे गुणों की व्याख्या नहीं हो पाती थी। तो कुछ गुणों की व्याख्या हुई किससे? तरंग मानकर, और कुछ गुणों की व्याख्या हुई क्या? कण मानकर या किरण मानकर। इसलिए प्रकाश का संपूर्ण अध्ययन करने के लिए उसका ड्यूअल नेचर, उसका द्वैती प्रकृति लेना जरूरी है, और इसलिए प्रकाश में द्वैती प्रकृति होती है। ये बात हमको दिमाग में रखना है। और क्या पढ़ेंगे इसके बाद? जब इतनी बात हम थोड़ा बेसिक्स बना लेंगे अपना, तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश के गुणों की व्याख्या करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रकाश के गुणों की व्याख्या। अभी गुण क्या है समझाऊंगा, गुण बहुत से लिखवाऊंगा, सबकी व्याख्या नहीं करेंगे, फिर थोड़ा सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, हर चीज सिलेबस को दिमाग में रखते हुए। प्रकाश के गुणों की व्याख्या क्या लिखना है? प्रकाश के गुणों की व्याख्या, प्रकाश के गुणों की व्याख्या। तो प्रकाश के गुणों की व्याख्या जब हम करेंगे तो समझो, प्रकाश के गुणों की व्याख्या जब करेंगे तो इसमें से मुख्य मुख्य क्या करेंगे? गुण तो अभी मैं बहुत लिखवाऊंगा आपको, बट इसमें मैं आपको अपवर्तन की व्याख्या करूंगा कि अपवर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। अब देखो उसने बोला है अपवर्तन, तो अपवर्तन की परिभाषा तो हम पढ़ेंगे ही, ध्यान रख लेना कि अपवर्तन की परिभाषा तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन जस्ट इससे कनेक्टेड है कि अपवर्तन के प्रकार भी हम पढ़ेंगे, अपवर्तन के प्रकार भी हम पढ़ेंगे। और अपवर्तन के दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार होता है क्या? नियमित अपवर्तन के प्रकार। अपवर्तन को अगर आप बोले तो मैं परावर्तन अभी कर देता हूं, क्रम से चलें। परावर्तन पहले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट परावर्तन ज़्यादा बेटर रहेगा। एक क्रम से चलें तो नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम रिफ्लेक्शन, ई आएगा यहाँ, रिफ्लेक्शन नियमित, और ये होता है इरेगुलर अनियमित। इन दोनों का अपना अपना रोल है। जैसे इस बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं तो ये अक्षर मुझे दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन रिफ्लेक्शन अनियमित हो रहा है, तभी मैं इसको पढ़ पा रहा हूं। आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं स्क्रीन पर वो रिफ्लेक्शन हो रहा है,
लेकिन उसका रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, अनियमित हो रहा है, और इसलिए उसको मैं पढ़ पा रहा हूं। और कांच में जब शक्ल देखते हैं हम तो रेगुलर नियमित परावर्तन हो रहा है, इसलिए उसमें लिखा हुआ उस पर नहीं दिखाई दे रहा है हमको, बल्कि उसमें हमारा फेस ही दिखाई दे रहा है। तो हम देखेंगे जब पढ़ाऊंगा तो डिटेलिंग करके कि कैसे क्या होगा। अभी तो एक बेस बना रहे हैं कि क्या रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब परावर्तन की परिभाषा, प्रकार पढ़ने के बाद परावर्तन के नियम भी हम पढ़ेंगे अभी। तो इसके आगे फिर इसमें अभी और क्या आएगा, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। और परावर्तन के नियम से भी केवल काम नहीं चलेगा, हम इसका उपयोग भी देखेंगे कि इनका उपयोग भी है डेली लाइफ में, कि ऐसे ही बस पढ़े जा रहे हैं, तब जाके हमारा एक तरीके से परावर्तन खत्म होगा। फिर बात किया है इसने अपवर्तन का, तो हम क्लास में ये पढ़ने का प्रयास करेंगे कि अपवर्तन रिफ्रैक्शन क्या है। यह है रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। तो फिर हम देखेंगे अपवर्तन की परिभाषा, अपवर्तन की परिभाषा देखेंगे। अपवर्तन की परिभाषा के बाद हम अपवर्तन के नियम देखेंगे। अपवर्तन के नियम देखने के बाद हम यहीं पर आगे देखेंगे। अपवर्तन का नियम देखने के पश्चात यहीं आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो अपवर्तन होता है, इस अपवर्तन में क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण क्या होता है। और अपवर्तन जब हम देखेंगे तो यहीं पर हमको ये देखेंगे कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तब क्या कहानी होती है, और जब उल्टा विरल से सघन में आती है तब क्या कहानी होती है। क्योंकि अपवर्तन हमको पता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से भटक जाती है। जैसे कि जैसे कि प्रिपरेशन करने वाले बच्चे अपने मार्ग से भटक जा रहे हैं, वैसे ही अपने मार्ग से भटक जाती है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है ये हम देखेंगे। क्रांतिक कोण, सघन कोण, विरल कोण, फिर यहीं से हम थोड़ी कहानी आगे बढ़ाएंगे। तो हम देखेंगे कि क्रांतिक कोण के बाद जब ये कहानी हम सीख लेंगे तो हमको दो बातें और समझ में आएंगी जिनको आप अक्सर सुनते रहते हैं। मिराज, इससे क्वेश्चन एक पूछा था उसने। एक तो मिराज जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मृग मरीचिका, मृग मरीचिका। पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाला कंसेप्ट पहले आ जाएगा इससे, तो मैं वो भी आपको लिख लूं कि हम पढ़ेंगे क्या। फिर आपको एक स्कोप जब ढंग का पता चल जाएगा ना कि पढ़ना क्या है, तो इसके तमाम उदाहरण हम देखेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। इवन जब हम ट्रांसमिशन मतलब थोड़ा सा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाले यूनिट में जाएंगे तो वहां भी देखना इसकी जरूरत पड़ेगी अपवर्तन का, कि अपवर्तन जो हो रहा है किसके कारण। तो जो लेयर्स हमारी हैं, कल की क्लास में भी थोड़ी सी बताई थी बात मैंने इसके बारे में। तो ये यहाँ पर हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात भी पढ़ेंगे। अच्छा, देखता हूँ क्या बोल रहे हैं आप। चुल कर दिए हैं आप, चिल नहीं, चुल कर किए हैं लड़कों को उनके मार्ग से। अरे तो भटकाया जाता है तो भटकने वाले भी तो वही हैं। ग्रेजुएशन के बाद भटक जा रहे हैं तो फिर तो ये गलत बात है। इसको भटकना नहीं, इसको लटकना बोलते हैं। लटक जा रहे हैं मत लटको भैया, कोई बात नहीं। खैर, आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन आशीष आज क्लास में नहीं होगा शायद। कौन सा डेट है आज, 7 है क्या? तो शायद उनका नेटवर्क से आज बाहर होंगे। वो कल बता ही दिए थे, इसलिए अभी वो, हाँ डेफिनेटली वो कहीं ऐसे जगह होंगे जहाँ भी नेटवर्क नहीं पकड़ रहा होगा ट्रेन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी हम देखेंगे कि इनमें से किस कंडीशन में होगा। मिराज, मृग मरीचिका, और इसके जस्ट इस बार का पेपर देखोगे तो आया हुआ था जो इसका उल्टी प्रक्रिया होती है। मेरे दिमाग से नाम निकल रहा है, एकदम इसकी उल्टी प्रक्रिया होती है। उस मतलब
ये गर्म प्रदेशों में बनता है, अभी समझ लो। गर्म प्रदेशों में ये कैसे होता है, और ठंडे प्रदेशों वाला आया था इस बार एग्जाम में, जो बहुत से लोगों को लगा होगा कि सिलेबस के बाहर ही है। ठंडे प्रदेशों में यही घटना एक अलग प्रकार से होती है, जिसके कई नाम हैं, वो देखेंगे आगे हम। अब आगे इतनी बात अगर अपवर्तन परावर्तन हमने समझ लिया, तो अब यहीं से कहानी जुड़ी हुई है, आगे हम जाएंगे और अपवर्तन परावर्तन समझने के जस्ट बाद हम पढ़ेंगे कि दर्पण क्या है। दर्पण मिरर के बारे में पढ़ेंगे, मिरर। और मिरर पढ़ने के बाद हम बात करेंगे मिरर के प्रकार। दर्पण पढ़ेंगे कि दर्पण क्या है, दर्पण में क्या पढ़ेंगे, ध्यान रखो क्या है दर्पण। दर्पण निर्माण के तरीका क्या है, दर्पण को निर्माण कैसे किया जाए। फिर दर्पण के प्रकार हम देखेंगे, तो दर्पण के प्रकार में समतल दर्पण भी आ जाएगा, जिसकी हल्की फुल्की बातें हमें करनी है। समतल दर्पण, और भी कई प्रकार के दर्पण हो सकते हैं। गोलीय दर्पण होगा, हमारा अध्ययन का केंद्र बिंदु यही रहेगा, गोलीय दर्पण। और ऐसे ही आप जितना चाहो उतना दर्पण बना सकते हो, परवलयाकार बना सकते हो, वृत्ताकार बना सकते हो, आपको जो मन करे वो। वृत्ताकार तो खैर 2D होती है, गोलाकार यहाँ पे हो ही है। परवलयाकार, बेलनाकार, बहुत कुछ बना सकते हो, शंक्वाकार, बट हमारे केंद्र बिंदु गोलीय दर्पण रहेगा। और गोलीय दर्पण की हम व्याख्या, इसकी सामान्य व्याख्या करने के बाद, इसकी सामान्य चर्चा करने के बाद, चर्चा भी करेंगे लिखेंगे भी, शौक में मत आओ। गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण में हम आएंगे तो यहाँ पर हमको उत्तल और अवतल की बात करनी है कि उत्तल दर्पण क्या है और अवतल दर्पण क्या है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की बात करेंगे और इनके परिभाषा वगैरह के साथ साथ इनका उपयोग समझेंगे। और उपयोग समझने के बाद यहीं पर लगे हाथों हम एक चर्चा यहाँ पे कर लेंगे कि दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का नियम। दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का नियम, दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का नियम, दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। तो ये नियम हम दोनों के लिए देखेंगे, थोड़ा सा अलग अलग बातें आएगी। उत्तल के लिए भी देखेंगे और अवतल के लिए भी देखेंगे कि प्रतिबिंब निर्माण का नियम क्या होता है। इसी बीच में आपको एक नोट आ जाएगा, क्योंकि सामान्य सी बात है कि आप इतने दिनों से मेरे क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आप भी कुछ तो सोचने वाले प्राणी बन ही गए होंगे, कुछ तो ये जाग ही गया होगा। तो आपके मन में प्रश्न उठ ही जाएगा कि ये प्रतिबिंब क्या चीज़ है, आखिर में ये प्रतिबिंब क्या होता है। तो इमेज क्या है ये भी आपको मैं सिखा दूंगा, बताऊंगा कि इमेज क्या है। और जब इमेज हमको आएगा तभी तो इमेज निर्माण के नियम देखेंगे। हमें लकीर का फकीर नहीं बनना है, सिलेबस में उसने दर्पण व लेंस, उसके बाद प्रतिबिंब निर्माण के नियम। तो क्या दोनों का एक साथ पढ़ेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा, घुल मिल जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पहले दर्पण के प्रतिबिंब निर्माण का नियम हम देख लेंगे, उपयोग देख ही लिए हैं। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे, इसके जस्ट आगे बात करेंगे लेंस का। फिर हम लोग बात करेंगे इसके आगे लेंस का, कि लेंस क्या है। फिर वही बात, लेंस क्या है, थोड़ा सा हम समझ लेंगे कि लेंस निर्माण के तरीके क्या हैं, किस तरीके से इसका निर्माण होता है। बेसिक इतनी जानकारी अगर जीएस में नहीं रख रहे हैं तो फिर हम खाना पूर्ति कर रहे हैं सिर्फ। और फिर वो कैसे बताएं कि क्या किए जा रहे हैं और सिर्फ जिए जा रहे हैं, वही बात हो जाएगी। आपको पता ही नहीं रहेगा कि आप क्या किए जा रहे हैं, सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, कुछ मतलब निकलेगा नहीं। तो लेंस क्या है, निर्माण के तरीके, फिर इसके भी प्रकार पे आएंगे हम, लेंस के प्रकार पर आएंगे। और लेंस के प्रकार पर आएंगे तो फिर वैसे ही समतल लेंस भी हो सकता है, जनरल सी बात है, समतल भी हो सकता है, गोलीय भी हो सकता है, परवलयाकार भी हो सकता है। परवलय क्या होता है पीछे पढ़ा चुका हूं आप लोगों को मैं। परवलयाकार हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है, शंक्वाकार भी हो सकता है। जितने आकार आपको लगे वैसे आकार का बना सकते हो। हमारे अध्ययन का केंद्र बिंदु गोलीय रहेगा, तो इसमें भी उत्तल लेंस आएगा और अवतल लेंस आएगा। बल्कि इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को और
थोड़ा सा बृहत्ता दे दूंगा मैं, थोड़े से और प्रकार बना दूंगा। उत्तल को मैं, एक होता है समतलोत्तल, समतल उत्तल, समतलोत्तल, और एक होता है उभयोत्तल। अब हिंदी थोड़ा दिमाग में रखो, हिंदी क्या होता है, अ प्लस उ, अ प्लस उ है ना इसमें उ, तो अ प्लस उ बराबर होता है ओ, इसलिए ओ की मात्रा लग रही है, पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। उभयोत्तल, और एक और बन जाएगा क्या, उभयोत्तल के बाद जैसे हमारी आंखें उभयोत्तल हैं, वो मैं समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगी बातें, उभयोत्तल। और उसके बाद एक हम लोग देख लेंगे क्या, अवतलोत्तल, अवतलोत्तल, अवतलोत्तल। अब ये ऐसा नहीं कि पीएचडी है इसमें, एक एक लाइन की बात है तो क्यों ना जान लें हम, एक एक लाइन की बात है तो इसको क्यों नहीं जान लें हम, ऐसा तो है नहीं कि इसके लिए पीएचडी करना है हमको। अवतल में अगर हम जाएंगे कॉनकेव में तो ये भी 3 हो जाएंगे। अब देखो अवतल पहले आएगा फिर उत्तल आएगा, तो अवतल मतलब अ और प्लस उ, अवतल प्लस, तो यहां पे नहीं, पहले उत्तल आएगा और फिर अवतल, तो उ प्लस यहां पे हो जाएगा क्या, अवतल का लास्ट, नहीं उत्तल का लास्ट, ये हिंदी रिवाइज करना पड़ेगा। उत्तल प्लस अवतल अगर हम जोड़ेंगे तो अ प्लस अ, यहां पर भी अ है, थोड़ा हिंदी रिवाइज में इसी बहाने कर लेता हूं। अ प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा, आ, तो अब आ आएगा, क्या आएगा, अवतलातल। अब ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अवतलातल तलावतल हो जाएगा, देख लेना, अवतलावतल। इसको हटाओ, मैं जब वहां पढ़ाऊंगा तभी देखेंगे, अभी कंफ्यूजन हो रहा है। तो इस तरीके से इसके 3-3 प्रकार भी मिल जाएंगे, वो भी हम देख लेंगे एक बार। अभी क्या है, इस पर लंबी चर्चा, अभी मन में थोड़ा सा डाउट बन गया है कि एक समतल और एक उत्तल रहेगा तो बन जाएगा क्या, समतलोत्तल, सही तो है। तो अवतल एक समतल और प्लस उत्तल, तो समतलावतल, सही तो बोल रहा हूं, ये हो जाएगा, ये सही फॉर्मूला, तो ये कंफर्म सही है। यहाँ पहले कौन जोड़ते हैं वो दिमाग में था, तो अब क्या बन गया, एक समतल पृष्ठ ले लेंगे और एक अवतल पृष्ठ लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, संधि करो। इसलिए कंसेप्ट बड़ा महत्वपूर्ण होता है, कंसेप्ट से ही चीजें याद होती हैं। अ प्लस अ, आ, तो समतलावतल, समतलावतल, इस तरीके से समतलावतल, उभयावतल और उभयावतल मतलब 2 अवतल प्लस अवतल, तो अवतलावतल या उभयावतल। और तीसरा हो जाएगा क्या, अवतल प्लस उत्तल, तो अवतलोत्तल, उत्तल प्लस अवतल, तो हो जाएगा उत्तलावतल, उत्तलावतल। तो ये पढ़ाऊंगा तो देखेंगे, अब तो आ गई अचानक बात, तो हमने कर लिया अभी। तो मतलब गोली दर्पण को हम समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद जब गोली लेंस को समझने का प्रयास करेंगे, और गोली लेंस को जब हम समझ लेंगे तो उसके बाद आगे करेंगे हम क्या, गोली, या ऐसा बोलेंगे लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, दर्पण में भी वो आएगा, स्किप हो गया बट पढ़ते समय स्किप नहीं होगा, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। और इसमें हम देखेंगे कि मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, प्रथम फोकस क्या होता है, क्योंकि इनके बिना आप प्रतिबिंब निर्माण कार्य हम समझ नहीं पाओगे। तो प्रथम फोकस क्या होता है, द्वितीय फोकस क्या होता है, इसी में से किसी एक को हम देखेंगे, मुख्य फोकस किसको बोलेंगे। तो द्वितीय फोकस क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, कुछ लोग प्रकाशिक कुछ लोग प्रकाशी बोलते हैं, तो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, इत्यादि सारा नहीं लिख रहा हूं। ऐसे हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, और ये टर्म्स पढ़ने के बाद अंततः हम फिर इसके आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे क्या,
इन अवतलों का, इन लेंसों का प्रयोग, इन लेंसों का दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में उपयोग, इससे क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी कभी बन सकता है। लेंसों का दैनिक जीवन में उपयोग, किस जगह पे इन लेंसों का, किस लेंस का प्रयोग करेंगे, क्यों प्रयोग करेंगे, ये चीज़ें देखेंगे। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। क्रम आगे पीछे हो सकता है जब पढ़ेंगे तो। लेंस से प्रतिबिंब निर्माण का नियम, लेंस से प्रतिबिंब, लेंस से प्रतिबिंब निर्माण का नियम, लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। तो फिर हम देखेंगे कि लेंस से प्रतिबिंब निर्माण का नियम क्या क्या है। प्रतिबिंब पहले ही पढ़ लिए होंगे। और ध्यान रख लो कि दर्पण, जब दर्पण वाला बात पढ़ लिया लेंगे तो लेंस वाली बात पढ़ने में बहुत ज़्यादा हमको कठिनाई नहीं होगी। तो इस प्रकार हमारे पढ़ने का जो रूपरेखा रहेगा इस चैप्टर का, ये रहेगा। इन सब बातों को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। पढ़ते समय बीच में और भी कई बातें स्वाभाविक हैं आएंगी, क्योंकि ये तो मैंने एक रूपरेखा बनाया, आपको एक अप्रोच दिया कि हमें पढ़ना क्या है। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो कम से कम इस तरीके का अप्रोच जरूर लगा लो, नहीं तो फिर तकलीफ होनी ही है। मेरा तो मानना यह है कि आप थोड़ा सा इसमें यह भी पढ़ सकते हैं, और वो क्या है कि एक अप्रोच यहाँ पे आप और ले सकते हैं, और वो क्या है, कुछ प्रमुख प्रकाशिक यंत्र, कुछ प्रमुख प्रकाशिक यंत्र, कुछ प्रमुख प्रकाशिक यंत्र व इनके उपयोग, एक अप्रोच ये भी ले सकते हैं आप, क्योंकि ये भी तो इससे जुड़ा हुआ है। प्रतिबिंब निर्माण का नियम समझ के ही क्या करेंगे, जब हमको उसका उपयोग नहीं पता है तो उस प्रतिबिंब निर्माण के नियम का प्रयोग करके ही तो विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाए जाएंगे। तो जब विभिन्न उपकरण प्रतिबिंब निर्माण के नियमों का प्रयोग करके ही बनाया जाएगा तो संभवतः हम थोड़े से प्रकाशिक यंत्र और उनके उपयोग को भी समझ लें तो हमारी कोई इसमें बुराई नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इससे पीएचडी आपका हो जाएगा, इससे आपको कॉलेज वाले फ़ोन करके बुलाने लगेंगे कि आप तो बहुत बड़े ज्ञाता हो गए हैं, आइए कॉलेज में पढ़ाइए, आपके बिना कॉलेज का हमारा पूरा काम बिगड़ रहा है। इस टाइप का भी कोई चीज़ें नहीं बन जाएंगी। लेकिन इतनी बात पढ़ लेने से आप में कॉन्फिडेंस रहेगा कि मुझे प्रकाश के बारे में चीज़ें पता है, और मुझसे अगर कोई कुछ पूछेगा तो मैं समझा सकता हूँ या बता सकता हूँ। तो इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो भोपू बजाइए। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि अप्रोच क्या था, और फिर हम लोग क्लास को शुरू करें। अभी तो ट्रेलर चल रहा था, तो ये फर्स्ट पेज था जो ज्यों का त्यों लिखा मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस को थोड़ी सी मैंने समझाने का पहले प्रयास किया बैक में जाकर, फिर मैंने अपना अप्रोच बताया कि किस तरीके से हमारी क्लास आगे बढ़ेगी। ठीक है, किस तरीके से हमारी क्लास आगे बढ़ेगी वो सारी बातें आपको अपनी कॉपी में फ्रंट पेज पर आपको ये बना लेना है। फ्रंट पेज पर बनाने से जानते हो फायदा क्या रहेगा कि यही बातें आगे हम विस्तार में पढ़ेंगे। तो एक बार जब पढ़ लेंगे तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि सीधे आपकी कॉपी में नहीं, आपके दिमाग में ही फिट किया जाए बात। और अगर आप जाग रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, तो सीधे आपके दिमाग में फिट होगा। और जब बात सीधे दिमाग में फिट होगी, एक बार रिवीजन कर लेंगे तो उसके बाद डायरेक्ट केवल ये बिंदु आप देखते रहें, आपको लगे कि आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तब उस पेज को रिवाइज करो जाके, आ रहा है तो फिर रोज रोज उसी बात को पढ़ने से क्या फ़ायदा। तो इसलिए ये क्विक रिवीजन में आपको फ़ायदा करेगा। और इसलिए ये फर्स्ट पेज पर आपको चैप्टर का सिलेबस लिखने के बाद, लेक्चर का कोडिंग करने के बाद बना लेना चाहिए। बोर्ड का फोटो आपके पास जाएगा, आराम से बना लीजिएगा अगर अभी नहीं बनाए हो तो। अब इतनी बात ऑलरेडी आप लोगों ने बोल दिया है कि क्लियर ही हो गई है। तो आज की क्लास को, ट्रेलर अब ख़त्म हो गया, ट्रेलर और टीजर बहुत हो गया। अब क्लास को शुरू करते हैं, पहले बिंदु से ही उठाते हैं कि पहला बिंदु को किस तरीके से हम पढ़ें। तो एक बार और कंफर्म करो, शुरू करें। एक बार और भोंपू बजाओ, आज मौका दे रहा हूं भोंपू बजाने का, तो बजाओ।
इसके आगे बढ़ें? नींद में तो नहीं हो गए हो? सोने का समय भी ये रहता है। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। अब ये मैंने नेक्स्ट पेज ले लिया और सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या है। अब आपका लिखने वाला काम भी शुरू होगा समझने के साथ साथ। सबसे पहले बात आती है कि प्रकाश, लाइट, और लाइट क्या है, प्रकाश क्या, इसकी परिभाषा हम देखते हैं। समझो प्रकाश है क्या, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। सीधी सी बात, जो वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। अभी लिखवाऊंगा मैं, बोलकर लिखना नहीं है, बोर्ड का फोटो तो जाएगा ही। क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके होने से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं और जिसके न होने से वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि सर मैं आंख अगर बंद कर लेता हूं तब भी मुझे कुछ थोड़ा सा लाइट जैसा दिखाई देता है। तो भैया आपकी आंख बंद होने से आपकी जो पलकें हैं, ऐसा नहीं कि एकदम अपारदर्शी हैं, थोड़े बहुत प्रकाश चला जाता है। हालांकि इमेज नहीं दिखाई देता आपको, लाल पीला आंख में जरूर दिखाई दे देगा। जिसकी आंखें नहीं है उससे जाके पूछो, आंख ही नहीं है उससे पूछो कि उसको लाल पीला दिखाई देता है क्या? उसको कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसके आंखों में प्रकाश का प्रवेश है ही नहीं, होगा ही नहीं, और इसलिए उसको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके होने से वस्तुएं दिखाई देती हैं और जिसके न होने से वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। अब बात यह है कि वस्तुएं दिखाई कैसे देती हैं? वस्तुएं दिखाई दे क्यों देती हैं? दिखाई क्यों देती हैं, यह भी समझना जरूरी है। वस्तुएं प्रकाश के होने से दिखाई क्यों देती हैं? तो होता क्या है कि ये आँख है, बायो में हम लोग पढ़ेंगे आँख की पूरी संरचना, मानव शरीर संरचना जब पढ़ेंगे तो आँख का जो रेटिना होता है, पर्दा पीछे का, ये इसको रेटिना कहा जाता है। प्रकाश करता क्या है? प्रकाश जब जाता है रेटिना पर तो रेटिना पर टकराकर एक संवेदना पैदा करता है। रेटिना पर टकराकर एक संवेदना, एक फीलिंग पैदा करता है, एक संवेदना पैदा करता है, और उस संवेदना के कारण ही यहाँ पे संवेदना पैदा किया। और यहाँ से देखेंगे हमारी वायर्स निकल के गई हुई हैं। वायर में बोल रहा हूँ, पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। आंखों में पीत बिंदु होता है, आंखों में अलग अलग बिंदु दिए गए हैं। ब्लैक स्पॉट भी होता है आंखों में। तो कहाँ अच्छा चीज़ बने, कहाँ इमेज स्पष्ट बनती है, कहाँ स्पष्ट नहीं बनती है, कई प्रकार के न्यूरॉन्स निकल के वहाँ से गए हैं। तो वो सारी बातें हम करेंगे। बट अभी बस इतना समझ लो कि वायरिंग, जैसे रूम में वायरिंग से लाइट जल रही है, वैसे ही वायरिंग यहाँ से होकर मस्तिष्क में जाकर जोड़ दी गई है, और मस्तिष्क फिर उस बात की संवेदना को पकड़ लेता है और उस संवेदना के माध्यम से वो देख पाता है। तो प्रकाश करता क्या है? प्रकाश जाके मानव शरीर या जीव जंतुओं के शरीर के आँख के रेटिना पर एक संवेदना पैदा करता है टकराकर, और इस संवेदना के कारण ही वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। अब ध्यान रखिएगा कि वस्तुएं जो दिखाई देती हैं तो वस्तुओं का अलग अलग रंग हमको दिखाई देता है। अलग अलग रंग क्यों दिखाई देता है, सब डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। अलग अलग रंग क्यों दिखाई देता है? तो ध्यान रख लो कि जब ये प्रकाश जाके टकराता है तो टकराने के बाद अपवर्तन परावर्तन पढ़ेंगे हम। रेटिना, यह है रेटिना पर टकराया प्रकाश, रेटिना पर ऐसे टकराया और टकरा के ये वापस लौटता है। तो वापस चाहे यहाँ से पहले होकर मान लो गया, और ये कोई वस्तु है, इस वस्तु पर टकराया और टकरा के फिर से ये हमारे आँखों पर आ गया।
तो जब यहाँ से टकराकर यहाँ आ रहा है तो इसका रंग जो होगा ना, हर रंग का अलग अलग तरंग दैर्ध्य होता है। और तरंग दैर्ध्य तुम लोगों को इसलिए मैं पहले पढ़ा दिया था, तरंग दैर्ध्य अलग अलग रंग का वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य होता है। अब जिस रंग का ये होगा उस रंग का तरंग दैर्ध्य क्या करेगा, जिस रंग को ये वस्तु परावर्तित करेगा वही परावर्तित किरणें हमारे आंखों में एंट्री मारेंगी, तो हमको उसी रंग का वो दिखाई देगा। जैसे मेरा यह भी मार्कर आप लोगों को ब्लैक दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि आप लोगों के आंखों से जो प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश यहाँ से टकराने के बाद ये क्या कर रहा है, तो या तो अब टेक्निकली हम देखेंगे किसी रंग को भी ये क्या कर रहा है, परावर्तित नहीं कर रहा है, इसलिए आपको काला दिखाई दे रहा है। इमेजिन कर लो ये बॉटल आपको पिंक रंग का दिखाई दे रहा है, क्यों? इसमें रंग हो सकता है और भी हो, लेकिन जो प्रकाश किरणें आ रही हैं उन प्रकाश किरणों में से टकराने के बाद बाकी सारे रंगों को सोख ले रहा है। सूर्य के श्वेत प्रकाश में हम सुनते हैं कि 7 रंग होते हैं जो आंखों से देख पाते हैं, तो बाकी सारे रंगों को ये सोख लेता है और केवल इसी रंग को क्या कर रहा है, ये वापस भेज रहा है और वो हमारी आंखों पर टकरा रहा है, इसलिए हमको ये रंग दिखाई दे रहा है। तो ये बातें आगे मैं और डिटेल से करूंगा, अभी तो आपको एक अप्रोच बता रहा हूं, बेस बता रहा हूं कि कैसे काम करना है। तो दिखाई क्यों देता है? टकराने के कारण, संवेदना के कारण। कोई कुछ पूछ रहा है तो मैं मोबाइल उठाना पड़ेगा, 1 मिनट का समय दें। हमें तो लाल दिख रही है बोतल, तो मैं लाल की ही तो बात कर रहा हूं, मैं क्या काला बोल रहा था इसको? बोला कि जो भी इसका रंग है वही रंग हमको दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि वही जो रंग ये परावर्तित करेगा वही रंग हमको दिखाई देगा। पॉसिबल है कि मेरे द्वारा देखा गया रंग और आपके द्वारा देखा गया रंग में थोड़ा अंतर भी हो। क्यों? क्योंकि आपके आंखों पर जो इसका परावर्तन हो रहा है वो बाकी अन्य लाइटों का भी कुछ इफेक्ट इस पर जा रहा होगा, लेकिन जब मैं देख रहा हूं तो हो सकता है कि इनका इफेक्ट मेरे लिए उतना ज़्यादा नहीं हो रहा हो, क्योंकि आपके लिए फिर कैमरा से फिर फाइबर के माध्यम से जा रही है आपके पास सिग्नल, तो हल्का फुल्का डिफरेंसेस हो सकता है। लेकिन सीधी बात कि अगर आपके सामने ही ये बोतल रखा रहे फिर भी आपको ये कलर दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसी रंग को वो परावर्तित कर रहा है। कोई भी वस्तु, व्यक्ति जिस रंग को परावर्तित करती है वही रंग हमको दिखाई देता है, और जब सारे रंगों को अवशोषित कर लेगी, किसी रंग को परावर्तित नहीं करेगी, तो वो काला दिखाई देगा। ये आगे हम आपको विस्तार से पढ़ाएंगे। मैं पहले ही बोला ना कि जब मैं आपको सिस्टम पिंक बोला था आपने, हाँ तो मतलब पिंक, अब एक्चुअली क्या है कि मैं थोड़ा कलर वगैरह बताने में थोड़ा कमज़ोर भी हूँ, एकदम एक्यूरेट कलर नहीं बता पाता, थोड़ा सा डिफेक्ट है दिमाग में, तो मैं इसको अब पिंक बोल रहा था। हो सकता है लाल ही है, पिंक तो कहीं से अब हल्की सी लाल और पिंक के बीच का है। खैर आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग आगे और चर्चा करेंगे, अभी जनरल बात कर रहे हैं कि प्रकाश क्या है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, या हम ये बोल सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके होने से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं और जिसके न होने से वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं। अब ये मत बोलना सर अंधेरे में भी हमको थोड़ा बहुत दिखाई देता है, तो भैया अंधेरे में भी हल्की फुल्की प्रकाश कहीं ना कहीं से आ रहा है। तमाम आकाशीय पिंड हैं, चंद्रमा से भी कुछ प्रकाश आ जाता है, भले ही उसमें प्रकाश नहीं है लेकिन वो सूर्य से प्रकाश लेकर चमकता है, वो चमक भी आ जाती है। एकदम अंधेरा कर दिया जाए आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। दूसरी बात, संवेदना पैदा करता है आंखों पर, यह हमने पता कर लिया। अब यहां पे बात आती है, अच्छा इतनी बात पहले लिख लो, ये रंग वाली बात तो आगे हम और करेंगे कि अलग अलग रंगों का तरंग दैर्ध्य होता है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा, किस रंग का आवृत्ति कम ज्यादा, सब करेंगे। अब थोड़ी प्रकाश के बारे में इतनी परिभाषा लिख लो, या एक बात और समझ लो उसके बाद लिखो। जब वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो क्या पाया कि प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है।
एक विद्युत प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब जनरल बात हुई होगी, लेकिन फिर से एक बार समझें आप कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब क्या है। ये विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब क्या, तो विद्युत पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे अगर विद्युत क्षेत्र ऐसे चले और चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत ऐसे चले, तो इन दोनों के लंबवत, इसके और इसके दोनों के लंबवत ये रेखा है, तो ये वाला जो तरंग बन रही है, इस तरंग को हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग। और ये मैं आप लोगों को पीछे भी पढ़ा चुका हूं कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र को मैं ई से दिखा दूं और चुंबकीय क्षेत्र को अगर मैं बी से दिखा दूं, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अध्यारोपण से, लंबवत अध्यारोपण से, अध्यारोपण मतलब होता है आपस में विलय हो जाना, आपस में मिलना। तो विद्युत चुंबकीय और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अध्यारोपण से जिस तरंग का निर्माण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग। एकदम जनरल में डेफिनेशन बोलने का प्रयास कर रहा हूं, सामान्य अध्ययन के हिसाब से। और विद्युत चुंबकीय तरंग, इसलिए मैं आपको एक और बात पढ़ाया था, याद करेंगे कि आवेश अगर गतिमान रहेगा, आगे हम पढ़ेंगे विद्युत में इस बात को, कि एक गतिमान आवेश, अगर आवेश चार्ज गतिमान हो जाए तो गतिमान होने के बाद वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ये बात आगे हम लोग जब विद्युत और चुंबक पढ़ेंगे वहां भी आएगा। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि प्रकाश अगर विद्युत चुंबकीय तरंग है तो क्या, इससे क्या बताना चाहते हैं आप, आपका तात्पर्य क्या है इससे। तो इससे तात्पर्य क्या है, तात्पर्य ये है कि इसके संचरण के लिए, इसके चलने के लिए, इसके संचरण हेतु, इसके संचरण हेतु मतलब इसके चलने हेतु किसी माध्यम की अनिवार्यता नहीं होती है। किसी भी माध्यम की अनिवार्यता नहीं होती है। ध्यान रखना, अनिवार्यता, अनिवार्यता मतलब माध्यम नहीं रहेगा तब भी चलेगा और रहेगा तब भी चलेगा, बट इनके संचरण के लिए, इसके गमन करने के लिए किसी माध्यम की अनिवार्यता नहीं होती है। अनिवार्यता इसलिए मैं लिख रहा हूं, आवश्यकता शब्द थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है। अनिवार्यता शब्द कंफ्यूजन पैदा नहीं करता। क्यों? क्योंकि अनिवार्यता मतलब है कि अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए, क्या तो नहीं। प्रकाश कांच में भी चल जाता है, ठोस में भी चल जाता है, गैसों में भी चल रहा है, द्रव में भी चल जाएगा और निर्वात में भी चल जाएगा। जहां कोई माध्यम है ही नहीं वहां भी चल जाएगा। मतलब माध्यम में भी चल सकता है, लेकिन माध्यम का होना अनिवार्य नहीं है। यह बात आपको दिमाग में रखना है। पहले भी ऐसी बातें हमने किया हुआ है, तो यह आपको दिमाग में रखना है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसलिए इसके संचरण हेतु किसी माध्यम की अनिवार्यता नहीं है। अर्थात ये निर्वात में भी चल सकती है, बिना माध्यम के भी चल सकती है, निर्वात में भी इसका गमन हो सकता है, निर्वात में भी इसका गमन हो सकता है। और डेफिनेटली सूर्य और पृथ्वी के बीच में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं। कल के लेक्चर में वायुमंडलीय दबाव वाले में हमने पढ़ा ही और बात किया कि एक समय के बाद एकदम ही माध्यमहीन हो जाएगा, कुछ भी माध्यम नहीं रहेगा। तो उस माध्यम में भी तो ये चल के आ रही है। इसका मतलब निर्वात में भी इसका गमन हो सकता है, अलग अलग माध्यमों में भी होगा। वो गुण में हम देखेंगे, अभी जनरल समझ लो। दूसरी बात और क्या यहां समझ में आता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग अगर कोई रहेगी तो 100% है कि निर्वात में बहुत तेज चलेगी। और निर्वात में चाहे कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग हो, निर्वात में चाल इसकी जो होती है वो हमेशा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब देखो, चाल हमने इसलिए पहले पढ़ लिया था, अगर चाल नहीं आता तो ये बात समझ में नहीं आती। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड हमको पता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग है,
इसका मतलब ये है कि इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की अनिवार्यता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के चाल से ये चलती है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। अब प्रकाश ही केवल नहीं चलेगी, कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग है तो 100% है कि निर्वात में उसकी चाल यही रहेगी। तो प्रकाश क्या है, उम्मीद करता हूं कि यह बात आप समझ गए होंगे। थोड़ी बात और प्रकाश से जुड़ी मैं आपको बात करूं उसके बाद, क्योंकि गुणों में भी जाएंगे तो लिखवाते समय थोड़ा कम से कम मुझे 5-7 मिनट तो लिखवाने का मौका मिले। अब समझ सकते हो कि मैं 4-5 लाइन लिखवाने के चक्कर में कितना समझ रहे हैं। केवल लिखवाना होता कितना आसान रहता, बोल दिया 5 मिनट में, अब तक तो 1.5-2 पेज लिखवा देते। दूसरी बात क्या समझना है हमको कि जो तरंग होती है, बात तरंग की आ गई, तो तरंग क्या है ये भी थोड़ा समझना हमको जरूरी है। तो तरंग क्या होता है, तो तरंग किसी माध्यम में विक्षोभ होता है। अब देखो बड़ा मजेदार बात है कि तरंग माध्यम में विक्षोभ, पानी में एक पत्थर फेंको, डिस्टरबेंस पैदा हुआ, एक सितार गिटार लिया, उसको ऐसे बजाया, उसमें विक्षोभ पैदा हुआ, उसके तार को ऐसे खनकाया, विक्षोभ पैदा हुआ। तो तरंग क्या है, तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ होता है, किसी माध्यम में। डिटेल में हम तरंग के बारे में पढ़ेंगे, तरंग है भी, जब ध्वनि पढ़ेंगे तो वहां बात होगी। माध्यम में एक विक्षोभ है और ये विक्षोभ क्या करता है, तो इसके माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण होता है मतलब ऊर्जा एक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। और ऊर्जा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए अपने सिलेबस में ही हम आगे देखेंगे, यहाँ नहीं कर रहा हूँ अभी कहानी वो, मैं आपको दिखा दूँ कि कहाँ ज़रूरत उसकी पड़ेगी, वहीं देखेंगे। ये ध्वनि यहाँ जो देख रहे हो, ध्वनि में क्या बोला है, या ऊष्मा देखो, ऊष्मा ताप मापन, थर्मामीटर, ऊष्मा का रूपांतरण, ऊष्मा का रूपांतरण बोला है ना। मैं यहाँ पर आप लोगों को ऊष्मा का स्थानांतरण भी समझाऊंगा, थोड़ा यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको ऊष्मा का स्थानांतरण। स्थानांतरण तो ऊष्मा का स्थानांतरण में हम देखेंगे कि 3 तरीके होते हैं। एक होता है चालन, सुने होंगे नाम आप लोग, चालन, एक होता है संवहन और एक होता है विकिरण। ध्यान रखिए, विकिरण में किसी माध्यम की जरूरत पड़ती ही नहीं है, विकिरण में किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए प्रकाश को विकिरण कहा जाता है। देखोगे अक्सर जहां विकिरण शब्द आ गया समझ जाओ कि इसको माध्यम की अनिवार्यता नहीं है, इसीलिए विकिरण लिखा गया है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को विद्युत चुंबकीय विकिरण भी लिखते हैं, तरंग न लिख के विकिरण लिखते हैं कई जगहों पर। तो ये छोटी छोटी बातें आपको काफी विश्वास पैदा कर देती हैं पढ़ाई में, और यही छोटी छोटी बातें आपको बहुत ज्यादा हतोत्साहित भी कर देती हैं कि हमको ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं पता। तो चालन, संवहन, विकिरण वहां पढ़ेंगे, हम देखेंगे। अभी बस समझ लो, टॉपिक दिमाग में आया तो मैं आपको कि ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अब बात आ रही है तरंग। यहां मैं क्या बताना चाह रहा था आपसे कि निर्वात में प्रकाश इस तरीके से इतने स्पीड से चलती है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की अनिवार्यता होती नहीं है। अब यहाँ जानना यह है कि तरंग क्या है, अगर हम समझ लेते हैं तो बाद में लोगों को, ये मैं पढ़ाऊंगा भी आप लोगों को, कि तरंग के प्रकार बताया गया कि तरंग कितने प्रकार की होती हैं। तो ये मैं आपको डिटेल पूरा एक चैप्टर में दूंगा ध्वनि वाले में, ये बात मैं आपको ध्वनि वाले में डिटेलिंग से करूंगा। तरंग के मुख्य रूप से 2 प्रकार में सिर्फ ले रहा हूं अभी यहाँ आपको, अदरवाइज मैं पूरा एक फ्लो चार्ट बनवाऊंगा, उसमें प्रगामी तरंग, अप्रगामी तरंग, बहुत कुछ चीजें आएंगी और सब 2-2 लाइन की बातें हैं, समझ में आ जाएंगी। अभी समझ लो कि एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग, एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, और एक होता, इसको बोलते हैं क्या, लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल नहीं, लुंगी नहीं पहनने वाला, लॉन्गी, लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और दूसरा होता है अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ
तरंग, दूसरा होता है अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं क्या? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव। तो ये क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग मतलब ये समझो कि अगर कोई माध्यम है, अगर माध्यम है तो, और माध्यम के कण मान लो ऐसे चल रहे थे, माध्यम के कण ऐसे चल रहे थे और जो तरंग चल रही है वो भी ऐसे ही चल रही है। तरंग को मैं रेड से दिखा रहा हूं जिससे आपको बात समझ में आए। जो तरंग है उसको, वो भी, ये क्या हो रहा है इसको, तो तरंग जो है वो भी उसी माध्यम में चल रही है, एकदम सीधे समांतर उसी माध्यम में। मतलब मैं ये अगर ऐसे बोलूं तो ये जो मार्कर है इधर तरंग चल रही है, तो इसी पर मतलब माध्यम के कण भी इधर ही चल रहे हैं, तरंग भी इधर ही चल रही है। माध्यम के कण भी इधर चल रहे हैं, तरंग भी इधर ही चल रही है। तो जब जैसे स्प्रिंग को देखना तुम लोग कभी, ऐसे स्प्रिंग लो और स्प्रिंग को खींचो, स्प्रिंग को खींच के छोड़ दो तो देखोगे ये ऐसे चलेगा, ऐसे 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 होंगे, स्प्रिंग ऐसे ऐसे होगा। मतलब स्प्रिंग में लोहा ही तो माध्यम है और तरंग उसमें चल रही है, तो वो जिधर स्प्रिंग चल रहा है उसी में तरंग चल रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। जब माध्यम के कण, लिखवा दूंगा टेंशन मत लो, और ध्वनि वाले चैप्टर में डिटेल में एकदम चार्ट बना के एक एक बात बता दूंगा। केवल यही प्रकार नहीं होते हैं, और भी प्रकार हैं, ये किसी के प्रकार होते हैं, बट वहां भी नहीं जा रहा हूं मैं। और अनुप्रस्थ तरंग क्या है? तो अनुप्रस्थ मतलब ये माध्यम के कण है, मान लो ये रेड से माध्यम के कण दिखा रहा हूं मैं, ये माध्यम के कण ऐसे चल रहे हैं। मत बोलना सर इधर ही क्यों, ऊपर दिखा, चला तो दिखा, बना सकते हैं ऊपर, लो ऐसे कर दिया। डाउट तुम लोगों को बस नहीं होना चाहिए, कुछ भी जो पढ़ो वो समझ में आना चाहिए। ये माध्यम के कण चल रहे हैं। अब होगा क्या? तो जो तरंग रहेगी वो क्या होगा? इसके लंबवत चलेगी। तरंग इसके लंबवत ऐसे चलेगी। अब चाहे लंबवत ऊपर कर लो चाहे लंबवत नीचे कर लो, तरंग इसके लंबवत चल रही है, तरंग इनके लंबवत चल रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। जब तरंग किसी माध्यम के कणों के संचरण की दिशा के लंबवत गति करे, जैसे एक पानी में जाके देखना, पानी में एक पत्थर फेंक दो और उसमें ये बोतल ही फेंक दो खाली करके, तो ये बोतल आपको ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे दिखाई देगा, जबकि पानी तो ऐसे जा रहा है सीधा, लेकिन ये बोतल ऊपर नीचे, मतलब क्या है? ये अनुप्रस्थ तरंग पैदा हो रहा है, ट्रांसवर्स वेव है। ये तो भूगोल में भी जरूरत पड़ती है आप लोगों को, और ध्वनि वाला चैप्टर पढ़ लोगे तो भूगोल वाली बात भी एकदम क्लियर हो जाएगी 100%। जब भूकंप पढ़ते हैं, भूकंप और पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ती है। उसमें तो और भी कुछ बातें आती हैं, एल लव वेव सुने होंगे, एल वेव, लव तरंगे, लव सबसे खतरनाक तरंगे होती हैं। खैर लव की बात छोड़ो, टॉपिक पे आ जाओ। तो ये ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ समझ में आ गया कि तरंग संचरण की दिशा के लंबवत चलेंगी, और ये तरंग संचरण की दिशा में ही चलेंगी, जिधर तरंग चलेगी उसी दिशा में चलेंगी, तो अनुदैर्ध्य तरंग। तो ध्यान रख लेना कि बहुत लंबे समय तक, यहां मैं लिखता हूं थोड़ा अलग पेन लेकर, बहुत लंबे समय तक विद्वानों का ये मत था, बहुत लंबे समय तक विद्वानों का मत था, क्या मत था? कि प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश एक, लुंगी मुंगी पहनते होंगे वो, तो उनको लॉन्गिट्यूडिनल ठीक लगता था, तो उन्होंने बोला कि प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है, प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है। बहुत लंबे समय तक ये चलता रहा, बट बाद में एक प्रकाश की घटना का खोज हुआ, प्रकाश की एक घटना का खोज हुआ, प्रकाश की एक घटना का खोज हुआ, या प्रकाश के एक गुण का खोज हुआ। प्रकाश के एक घटना या गुण बोल देना, बातें की है। प्रकाश के एक गुण का खोज हुआ जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है व्यतिकरण, सॉरी पोलराइजेशन, व्यतिकरण, विवर्तन, हाँ व्यतिकरण, व्यतिकरण का खोज हुआ। और व्यतिकरण की
खोज के बाद, व्यतिकरण क्या होता है ये भी मैं आपको समझा दूंगा। व्यतिकरण की खोज के बाद पोलराइजेशन, गलत हो रहा है, ध्रुवण होगा। क्या है, लंबे समय से ध्रुवण, पोलराइजेशन। ध्रुवण की घटना का खोज हुआ और ध्रुवण की घटना के खोज के बाद ये कंफर्म हो गया, आज ये प्रतिमान फिक्स हो गया है कि प्रकाश तरंगे क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे नहीं हैं। तो आज अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि ये बताओ कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग है या अनुदैर्ध्य तरंग, तो आप छाती ठोक के बोल सकते हो कि मुझे पता है, प्रकाश एक कौन सी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। क्यों? क्योंकि हमें प्रकाश का एक गुण पता है, ध्रुवण का गुण और पोलराइजेशन का गुण क्या है। आगे क्रमशः लेक्चर बढ़ेगा, अभी तो हम देखेंगे प्रकाश का जब गुण पढ़ेंगे तो उन गुणों में कई गुणों की मैं बात करूंगा और हल्का फुल्का डेफिनेशन जिनकी जितनी जरूरत रहेगी करेंगे। ज़्यादा फोकस अपवर्तन और परावर्तन पर ही करेंगे क्योंकि सिलेबस में उनका वो स्पष्ट उल्लेख है। इनका एक व्यवहारिक हम डेफिनेशन रखेंगे अपने पास कि कभी आश्चर्य न एग्जाम में हो अगर आ जाए तो। इतनी बात क्लियर हो गई आपको अगर कि प्रकाश क्या है और प्रकाश को क्या माना जाए, तो एक बार भोंपू बजाएं और इतनी बात मैं आपको लिखवा दूं, उसके बाद फिर आगे की कहानी प्रकाश के गुण पर आ जाते हैं। प्रकाश क्या है इस बात को हम समझ लिए और प्रकाश क्या है समझ लिए तो इतना लिखेंगे, क्योंकि नोट्स संभव ज़्यादा मैं कोशिश करता हूं कि जिस दिन यूट्यूब पर क्लास कभी लाइव करूं उस दिन नोट्स लिखवाने वाला काम से बचूं। क्लास में तो लिखवाना जरूरी है, नहीं तो आप लोगों को ऑफलाइन क्लास का मज़ा कैसे मिलेगा। ऑफलाइन का क्लास का मज़ा तो तभी जब आप साथ साथ लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको एकदम इन्वॉल्व हो पाएंगे कि हाँ हमको ऑफलाइन क्लास ही चल रही है। लिखिए प्रकाश, हेडिंग डाल लीजिए प्रकाश लाइट, हेडिंग डालेंगे प्रकाश लाइट। लिखिए ऊर्जा का वह रूप, ऊर्जा का वह रूप जिसके होने से, ऊर्जा का वह रूप जिसके होने से वस्तुएं दिखाई देती हैं, ऊर्जा का वह रूप जिसके होने से वस्तुएं दिखाई देती हैं तथा जिसके न होने से, तथा जिसके न होने से, तथा जिसके न होने से वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, जिसके न होने से वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, कॉमा लगाएंगे नीचे, वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, नीचे कॉमा लगाएंगे, प्रकाश कहलाता है। अब यहां आप लोग को देख लेना है कि प्रकाश को स्त्रीलिंग मान रहे हैं, आप लोग पुल्लिंग मान रहे हैं, मैं तो एज अ पुल्लिंग लेके चल रहा हूं। तो प्रकाश कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। लाइन चेंज करके लिखिए प्रकाश जीवों के रेटिना पर, जो जीव देख सकते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, केवल मनुष्य से बोलना अच्छा नहीं लगेगा, और भी जीव हैं, इसलिए मैं जीवों के रेटिना पर, जिनकी आंख है जो देख पाते हैं, प्रकाश जीवों की रेटिना पर, प्रकाश जीवों की रेटिना पर टकराकर संवेदना उत्पन्न करता है। प्रकाश जीवों की रेटिना पर टकराकर संवेदना उत्पन्न करता है, संवेदना उत्पन्न करता है। फलस्वरूप वस्तुएं दिखाई देती हैं,
फलस्वरूप वस्तुएं दिखाई देती हैं। फलस्वरूप वस्तुएं दिखाई देती हैं। उसके जस्ट नीचे लाइन चेंज करके लिखो, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। लाइन चेंज करके लिखना है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, अर्थात प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, अर्थात इसके संचरण हेतु किसी भी माध्यम की अनिवार्यता नहीं होती है। अर्थात इसके संचरण हेतु, अर्थात इसके संचरण हेतु किसी भी माध्यम की अनिवार्यता नहीं होती है। तथा निर्वात में इसकी चाल, तथा निर्वात में इसकी चाल अधिकतम, ये गुण में और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल करूंगा, बट यहां लिख लो, प्रकाश में अर्थात निर्वात में इसकी चाल अधिकतम 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अधिकतम 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये वाला तो बोर्ड से ही आप कहीं नोट में लिख लीजिएगा, जब बोर्ड का फोटो जाएगा तो उसके जस्ट नीचे लिखिए, एक लंबे समय तक, लाइन चेंज करके लिखोगे, एक लंबे समय तक, एक लंबे समय तक, एक लंबे समय तक प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंग माना जाता रहा। अभी नोट में इनके बारे में लिखवा दूंगा एक लाइन। एक लंबे समय तक प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंग माना जाता रहा। एक लंबे समय तक प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंग माना जाता रहा, परंतु प्रकाश में ध्रुवण की घटना के खोज के पश्चात, परंतु प्रकाश में ध्रुवण की घटना के खोज के पश्चात, परंतु प्रकाश में ध्रुवण की घटना के खोज के पश्चात, प्रकाश में ध्रुवण की घटना के खोज के पश्चात यह स्थापित हो चुका है कि, यह स्थापित हो चुका है कि, यह स्थापित हो चुका है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। यह स्थापित हो चुका है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अब इसके जस्ट नीचे आप डालिए नोट, NOTE नोट, और नोट में इन दोनों बातों का एक सामान्य सी परिभाषा भी लिख लीजिए। अनुप्रस्थ तरंग का, नहीं पहले अनुदैर्ध्य लिखो,
अनुदैर्ध्य तरंग हेडिंग डाल लो, नोट में पहला हेडिंग डाल लो अनुदैर्ध्य तरंग। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ मतलब अलग से नहीं, हेडिंग तो वही है, अनुदैर्ध्य तरंग लॉन्गिट्यूडिनल वेव, यहाँ से लिख लीजिए। पहला हेडिंग डाल लो अनुदैर्ध्य तरंग लॉन्गिट्यूडिनल वेव, अनुदैर्ध्य तरंग। मैं आपको अभी फिर से बोल रहा हूं कि अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, ये मैं आपको ध्वनि वाले में और तरंग के बारे में डिटेल करूंगा, वहां पर यांत्रिक तरंग अयांत्रिक तरंग की बातें होंगी और फिर उसमें कैटेगराइज करके ये तमाम प्रकार के और भी तरंग बनेंगे और वो हमको विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में भी सीखना है जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का भी भाग है। बट अभी इतनी बात कि आपको कहीं क्लास में कोई शब्द परेशान न करे, ये ध्रुवण जो बात है अभी आगे ही मिल जाएगा, प्रकाश का गुण बताऊंगा तो वहां पे एक लाइन में इसको समझा दूंगा, इसलिए क्लास में कोई सिंगल शब्द भी आपको परेशान न करे, इस तरीके से क्लास चलाएंगे। अनुदैर्ध्य तरंग लिखो, वे तरंगें सॉरी अनुदैर्ध्य तरंग में लिखना है, वे तरंगें जिनके संचरण की दिशा, संचरण मतलब वही गमन की दिशा, वे तरंगें जिनके संचरण की दिशा, वे तरंगें जिनके संचरण की दिशा, वे तरंगें जिनके संचरण की दिशा माध्यम के कणों के संचरण की दिशा के अनुदिश होती हैं, माध्यम के कणों के संचरण की दिशा के अनुदिश होती हैं, माध्यम के कणों के संचरण के दिशा के अनुदिश होती हैं, अनुदिश होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहलाती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाती हैं। कई बार 3 नंबर का आपको एग्जाम में यही पूछ लेगा, अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाती हैं। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को और एक बात यही बता दूं, पढ़ाना तो मुझे ही है, तो चाहे आज पढ़ाएं चाहे थोड़ा बाद में पढ़ाएं। इसमें होता क्या है कि अनुदैर्ध्य तरंगों में जो गुण पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, एक संपीड़न का पाया जाता है, संपीड़न ध्वनि में पढ़ना ही हमको, कंप्रेशन, और दूसरा है रेयरफिकेशन जिसको हम बोलते हैं बिरलन। इनमें संपीड़न और बिरलन पाया जाता है, मतलब जब ये गमन करती हैं ना तो ऐसे कभी कभी इसके कण काफी पास पास आ जाते हैं, जब पास पास आते हैं तो बोलते हैं कि संपीड़न हो गया, और जब इसके कण ऐसे दूर दूर चले जाते हैं तो इसको हम बिरलन बोलते हैं कि बिरलन हो गया। और ये चीज आप स्प्रिंग को खींच कर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे स्प्रिंग लिए और स्प्रिंग को खींच के छोड़ना, देखना ये ऐसे कंपन करेगा, कभी कभी पास आएगा, कभी कभी दूर जाएगा, कभी कभी पास आएगा, कभी कभी दूर जाएगा। मैं जो बोल रहा हूं ध्वनि, ये ध्वनि भी ऐसे ही चल रही है, रेयरफिकेशन और कंप्रेशन, रेयरफिकेशन कंप्रेशन इसी फॉर्म में चल रही है। तो जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं इनमें संपीड़न और बिरलन का गुण पाया जाता है। तो चाहो तो नीचे लिख लो, इनमें संपीड़न एवं बिरलन का गुण पाया जाता है। पढ़ेंगे आगे, पढ़ाना मुझे ही है, और इसलिए जब मुझे ही पढ़ाना है तो फिर बेस अभी से बनता रहे, थोड़ा ट्रेलर मिलता रहे तो आगे ज़्यादा आसान रहेगा। अनुदैर्ध्य तरंगें संपीड़न और बिरलन के रूप में गमन करती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें संपीड़न और बिरलन के रूप में गमन करती हैं, संपीड़न और बिरलन के रूप में गमन करती हैं। और उसके नीचे लिख लो जैसे, अभी इसकी विस्तार तो हम कर नहीं रहे हैं, एक बेसिक कि आपको ये बात कोई पूछ ले कि भैया अभी क्लास में टीचर आपके अनुदैर्ध्य तरंग पढ़ाए थे, इसका मतलब क्या होता है, तो बोलो वो तो बस बता दिए थे कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग नहीं है, तो फिर मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए हम कॉन्फिडेंस में, अपने आप में विश्वास रहे, दूसरा पूछे ना पूछे इससे भी कोई बहुत ज़्यादा हमारा मतलब है नहीं। मतलब है कि हम अपने आप में कॉन्फिडेंस फील कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हमें खुद में कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। तो जैसे ध्वनि तरंगें, जैसे ध्वनि तरंगें
स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगें, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगें इत्यादि, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगें इत्यादि। अब बहुत सी हैं, अभी तो इतना दिमाग में रखो। नोट में दूसरा बात था अनुप्रस्थ तरंग, उसको भी लिख लो। वैसे तो आप खुद भी परिभाषा आप लिख सकते हैं, अगर दिमाग को खोल कर रखे हुए हैं तो आप डेफिनेटली परिभाषा लिख पाएंगे। तो लिखिए, क्या लिखेंगे? इसका लिखिए, वे तरंगें जिनके संचरण की दिशा, वे तरंगें जिनके संचरण की दिशा, वे तरंगें जिनके संचरण की दिशा, वे तरंगें जिनके संचरण की दिशा माध्यम के कणों के संचरण की दिशा के लंबवत होती है, माध्यम के कणों के संचरण की दिशा के लंबवत होती है, माध्यम के कणों के संचरण के दिशा के लंबवत होती है। चाहे तो आप लोग डायग्राम भी बना लीजिएगा ये सब समझने के लिए, बोर्ड का फोटो जाएगा ही आपके पास। वे तरंगें जिनके संचरण की दिशा माध्यम के कणों के संचरण की दिशा के लंबवत होती है, अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। एक मिनट का मुझे समय दीजिएगा, थोड़ा ये लाइट चमक रहा है आंखों पर, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। एक मिनट भाई। अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। उसके बाद आप आगे लिखिए, जैसे इसमें हमने बात किया ऐसे ही लिख लो। अनुप्रस्थ तरंगों में, अनुप्रस्थ तरंगों में लिख लो कि ये श्रृंग और गर्त के रूप में चलती हैं, क्रेस्ट और ट्रफ के रूप में चलती हैं। श्रृंग और गर्त, क्रेस्ट और ट्रफ, क्रेस्ट और दूसरा ट्रफ। श्रृंग जब ऐसे उठाव होता है तो इसको श्रृंग बोलते हैं, और जब ऐसे नीचे की तरफ तरंगे आती है, ये नीचे जब आ गई ऐसे, तो इसको हम गर्त बोलते हैं। ये पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं। तो ये श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती हैं, ये श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती हैं, ये श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती हैं, ये श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती हैं। जैसे में लिख लो, जैसे, जैसे प्रकाश तरंगें, या प्रकाश केवल लिखोगे तब भी चल जाएगा, जैसे प्रकाश। उसके बाद सितार में उत्पन्न तरंगें, सितार या गिटार जो भी आपको अच्छा लगे, सितार, हालांकि दोनों अलग अलग वाद्य यंत्र हैं। सितार या गिटार में उत्पन्न तरंगें, सितार और गिटार में यही करते हैं ना, ऐसे ध्वनि ऐसे ऊपर उचकाए तो वैसे वाइब्रेट होता है लंबवत। सितार या गिटार में उत्पन्न तरंगें इत्यादि। क्योंकि हमारा तरंग पढ़ने का अभी मूड नहीं है कि हम तरंग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, वो तो बेसिक बातें हमको समझ में आ जाए इसलिए ये काम कर रहे हैं। तो क्या लिख लिए हैं? जैसे प्रकाश, सितार एवं गिटार इत्यादि में तरंग, उत्पन्न तरंगें इत्यादि। तो इस तरीके से आपने प्रकाश क्या है इसको भली भांति किसी को समझा सकते हैं। कोई आपको परेशान नहीं कर सकता कि प्रकाश क्या है, इसमें आपको उलझाएगा कोई नहीं। एक सामान्य अध्ययन के विद्यार्थी होने के नाते इतना बात हमारे लिए रेलेवेंट है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगली हेडिंग पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। इतनी बात क्लियर और लिख लिए हो तो भोंपू बजाओ।
इतनी बात अगर क्लियर है और ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या, प्रकाश के गुण। इसके बाद हमारा हेडिंग रहेगा प्रकाश के गुण। हम देखते हैं कि प्रकाश के गुण क्या क्या हैं। पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे, समझेंगे, और समझने के बाद फिर लिखेंगे कि प्रकाश के गुण क्या क्या हैं।